गौरी चलो, नहीं तो स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। मैं तो तैयार हूँ राजू। गौरी और मैं गांव की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे। पाठशाला घर से 2-3 किलोमीटर दूर थी। हम वहाँ पैदल ही जाते, पर बीच रास्ते में गुलमोहर के घने छायादार पेड़ के नीचे बैठते, थोड़ा आराम करते, फिर जाते। राजू, ये गुलमोहर के फूल कितने सुंदर हैं। तुम्हें पसंद हैं गौरी? और मैंने जोर से पेड़ को झकझोरा। लाल चारों ओर गुलमोहर के फूल कालीन की तरह बिछ गए। गौरी ने उन्हें बटोर लिया। बालों में लगा लाल फूल उसे और भी सुंदर बना रहा था। सीधी सरल सुंदर गौरी मुझे हमेशा से अच्छी लगती। हम घंटों उस गुलमोहर के नीचे बैठ अपनी बात किया करते। एक अजब सुकून होता। वह हमारी हर बात, हर धड़कन का साक्षी था। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे शहर जाने की बात सुनकर वह उदास थी, पर अपने भविष्य को बनाने के लिए मेरा ये कदम जरूरी था। उसने भी भीगी आंखों से विदाई दी और मैं शहर आ गया। पूरे जोश से पढ़ाई में लग गया। पिताजी आते मिलने के लिए, पर गौरी के लिए पूछने पर झिझक होती। पढ़ाई जारी रखते हुए प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लग गया। इतने सालों में मैं गांव नहीं गया था। माँ हमेशा बुलाती, पर समय अभाव के चलते मैं न जा सका। एक दिन अचानक तार मिला, माँ की तबीयत खराब है। मैं उसी रात गांव के लिए चल दिया। सुबह होते होते गांव पहुंच गया। माँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखे जैसे सालों हो गए, इसीलिए बीमार हो गई। राजू, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, पिताजी बोले। बस बुखार है जो पीछा नहीं छोड़ रहा। अब तू आ गया है कुछ दिन के लिए तो तेरी माँ ठीक हो जाएगी। पर माँ, तुम्हारी तब देखभाल कौन कर रहा है? गौरी आ जाती है बेटा। दोनों समय का खाना दवा सब उसी की जिम्मेदारी है। पर वो है कहाँ माँ? इस समय तो अपने घर में है। कब आएगी? गौरी का नाम सुनते ही उससे मिलने को दिल करने लगा। माँ, मैं गौरी के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। उससे मिलने की ललक थी कि मैं उसके पास उड़कर पहुँचना चाहता था। घर के पास पहुँचते ही गौरी की माँ मिल गई। अरे राजू, तू कब आया? आज ही आया हूँ। तू ठीक तो है ना? इतने साल हो गए, तुमने तो हम सबको भुला ही दिया था। अरे नहीं चाची, मैं आप लोगों को याद करता था, पर आने का समय ही नहीं मिला। गांव के हालचाल पिताजी से मिल जाते थे। मैंने कहा चलो, अच्छे समय में आया है तो। तुझे पता है, अगले हफ्ते गौरी की शादी है। तुम और गौरी बातें करो, मैं अभी गायों को सानी लगा कर आती हूँ। गौरी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गौरी से बात करने की हिम्मत न जुटा पा रहा था। वह चुपचाप सामने पड़ी चौकी पर बैठ गई। क्या यह सच है कि तुम्हारी शादी है? मैंने कहा। हाँ, यह सच है, गौरी ने कहा। पर तुमने तो इस बारे में बताया क्यों नहीं? मेरा तुम्हारा क्या कोई रिश्ता नहीं है? वह चुपचाप जमीन की तरफ देखती रही, कुछ ना बोली। कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? मैं क्या करती राजू? तुमने शहर जाने के बाद मेरी सुध तक नहीं ली। चाचा तुम्हारे पास आते थे, उन्हीं से तुम्हारी कुशल छेम मिल जाती थी। फिर कहाँ मैं और कहाँ तुम। क्या मैं अपने मन की बात किसी से कर पाती? और फिर आज तुम बीमारी का बात सुनकर आए हो। मेरे लिए नहीं, अगर तुम ना आते तो इस समय पता ही न चलता कि मेरी शादी है। अब भी समय है गौरी, मैं माँ से बात करता हूँ, तुम ज़रा हिम्मत करो। मैंने कभी तुम्हारे सिवा दूसरे के लिए नहीं सोचा। तुम मेरा बचपन का प्यार हो। नहीं राजू, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी याद के तौर पर मैंने गुलमोहर के फूल सहेज कर रखे हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और वह रोती हुई अंदर भाग गई। मेरे बर्दाश्त की सीमा के बाहर था। कदम आगे बढ़ने को तैयार न थे। मेरी ही गलती थी। शहर आकर मैंने उसको खोज खबर न ली थी। बस ये सोच कर निश्चिंत था कि गौरी मेरी है और कोई मुझसे दूर न ले जा पाएगा उसे। दूसरे दिन सुबह माँ ने देखते ही उससे पूछा, तू जा रहा है राजू? हाँ माँ, परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर मैं जल्दी ही आऊँगा। पर गौरी की शादी है, मैं तो रहेगा ना तू? माँ ने कहा। पता नहीं माँ, कह नहीं सकता। समय मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। और मैं वापस शहर चला आया। मेरे अंदर के दुख को कोई न जान पाया, माँ भी नहीं। ये बात सिर्फ मैं और गौरी के दिल तक थी, जो तीसरे को पता न थी। गुलमोहर के वो लाल फूल अब मुझे आग की तरह लगते, जिसे मैंने अपने आप को जला लिया हो। समय के साथ धीरे धीरे मैंने अपने आप को व्यस्त कर लिया, जैसे तैसे परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा दे दी थी। कुछ समय बाद रिजल्ट आया। मेरा प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया था और पहली पोस्टिंग देहरादून हुई थी। इसी बीच माँ ने मेरे लिए लड़की देख ली थी। राजू, तू भी एक बार देख ले, फिर आगे बात चलाए।
नहीं माँ, तुम्हें जो पसंद है तो मुझे भी। और शादी हो गई। प्राची गजब की सुंदर सुशील थी, सबका ख्याल रखती। राजू तू इसे भी अपने साथ ले जा, नई नई शादी है, उसका मन भी शहर में लग जाएगा। मुझे प्राची से कोई दुर्भावना न थी, पर अंतर मन में बसी गौरी खुद को भुलाने ही न देती। एक दिन प्राची ने पूछ ही लिया, क्या बात है, आप बहुत चुप रहते हैं, क्या मैं आपको पसंद नहीं? ये बात नहीं है प्राची, नौकरी में कई तनाव होते हैं, बस वही बात है। तुम तो इतनी सुंदर और सुशील हो कि कोई तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। मैं अपने साथ हुई इस बात को प्राची को बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। समय तेजी से बढ़ रहा था। मेरी 2 बेटियां हो गई थी। काम की व्यस्तता के कारण अधिक गांव न जा पाता। माँ पिताजी भी मेरे ही पास आकर रहते। पिताजी क्यों न गांव की कुछ ज़मीन बेच देते हैं, हम सब तो यहीं हैं, और फिर इतनी ज़मीन की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। मैं और पिताजी कुछ दिन के लिए गांव चले गए। गांव काफ़ी बदल चुका था। वहां लोगों से पता चला कि शंभूपुर के जमींदार हमारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। अगले ही दिन मैं पिताजी वहां पहुंच गए। बात फाइनल करके बाहर निकले ही थे कि एक सुपरिचित आवाज़ ने मेरे कदमों को आगे बढ़ने से रोका। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे देखकर गौरी को आश्चर्य हुआ। चौंक कर बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं ज़मीन के सिलसिले में आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। पर तुमने तो अपने पति के साथ रहती थी, फिर यहाँ कैसे? उसने बड़ी ही चालाकी से बात बदलकर मेरी और पिताजी की कुशलक्षेम पूछी और चली गई। मैंने ये महसूस किया था कि वो अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। उसे देखकर उसकी माली हालत का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर ये क्या देख रहा हूँ। उसके दुख ने हमेशा मुझे दुख पहुँचाया था, और उसके बारे में अब मैं चाची से जानना चाहता था। चाची, चाची, मैंने आवाज़ दी। हाँ, कौन राजू? अंदर आ बेटे। सुना है तुम लोग कल ही जा रहे हो? हाँ चाची, छुट्टी नहीं है, पर पिताजी यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। चाची, मैं गौरी के बारे में जानना चाहता हूँ। आज वह मुझे जमींदार के घर मिली थी। हाँ बेटा, गौरी की किस्मत ही खराब है। शादी के बाद से ही उसका पति उसे मारता पीटता था। सारा पैसा शराब जुए में उड़ा देता, मना करती तो मारता था। पहले तो वह शहर में रहती थी, पर अब वह अपने बेटे के साथ अपने ससुराल शंभूपुर में रहती है। वहाँ भी उसका कोई सगा संबंधी नहीं था जो मदद करता, इसीलिए ट्यूशन कर अपना काम चला रही है। पर चाची, मुझसे तो कहा होता, मैंने कहा। चाची बोली, मैंने कहा तो था बेटा गौरी से, पर उसने किसी से भी मदद लेने से इनकार कर दिया। उसका पति पैसा खत्म होने पर अभी भी गांव पे आता है और मारपीट करता है। इतने सालों में इतनी बात हो गई, किसी ने भी, माँ पिताजी तक ने भी मुझे नहीं बताया था। और गौरी में गजब का धैर्य था। उसने जो भी चुपचाप सहती जा रही थी। शायद घर की इज्जत के कारण विरोध न करती। इसी घर की इज्जत के कारण सालों पहले वास्ता देकर मुझे चुप करा दिया था। अब फिर वही चीज़ उसे विरोध करने से रोक रही थी। मैं वापस शहर आ गया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। काम पूरा होने के कुछ समय बाद पिताजी भी आ गए। रोज़ रोज़ के तबादलों से तंग आकर मैंने भी इसी शहर में अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया कि बच्चे एक जगह रहकर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। मकान खूब आलीशान बनकर तैयार हो गया और गृह प्रवेश की तिथि निश्चित कर दी गई। एक दिन समाचार पत्र में गौरी का फोटो देखकर चौंक गया। सामने के पेज में बड़ा बड़ा लिखा था, युवती द्वारा पति को मारकर खुद भी आत्महत्या की। माँ, पिताजी और मैं एक पल की भी देरी किए बिना गांव चल दिए। वहाँ जो सुनने में आया वह दिल दहला देने वाला था। चाची कह रही थी कि गौरी का पति शराबी तो था ही, एक दिन पैसों के लालच में गौरी को दूसरे आदमी को बेच दिया। अब इतने अत्याचार उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। उसने अपने पति को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक बेटा छोड़ गई है। सामान की तलाशी में कुछ कपड़े और सूखे हुए गुलमोहर के फूलों का गुच्छा मिला। वो अभी भी मुझे भुला ना पाई थी। उसके चुप रहने की आदत ने उसे मुझसे दूर तो कर दिया था, पर अब वह ऐसी जगह चली गई थी जहाँ से आना नामुमकिन था। मैंने रात में ही एक प्रण कर लिया था। उसके जीते जी तो कुछ न कर पाया था, न उसे अपना पाया था, पर अब उसके बेटे को अपने साथ ले जाकर एक सुखी जीवन देना चाहता था। सुबह ये फैसला मैंने सबको सुना दिया। किसी ने भी मेरा विरोध न किया। शहर वापस आकर अपने मकान का गृह प्रवेश किया और उसका नाम गुलमोहर रख दिया। बगीचे में एक छोटा सा गुलमोहर का पौधा भी बो दिया। अब गौरी वो इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी इन चीज़ों को मैं सहेज कर रखना चाहता था।